इंडिया में ना ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको कि अपनी खुद की फूड चेन रेस्टोरेंट का ब्रांड शुरू करना है। और उनमें से होगा कुछ लोगों के पास अपना खुद का आइडिया या फिर खुद का कुछ नया प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली द मेन रीजन इज कि उनकी थिंकिंग ही गलत है। क्योंकि कोई भी फूड चेन रेस्टोरेंट ब्रांड सिर्फ और सिर्फ अच्छे टेस्ट के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। उनको प्रॉफिटेबिलिटी उसमें से निकालनी ही पड़ेगी। अब अगर उसके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक वैल्यू दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको इनिशियली काफ़ी खर्चा करना पड़ता होगा, काफ़ी उसमें बर्न आउट करना पड़ता होगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसमें कि जो कि आज के टाइम पे इतना प्रॉफिटेबल है कि उनकी 80% जो रेवेन्यू है वो उनकी फूड से आती ही नहीं है। आप लोग कहोगे कि क्या ये सच बात है? यानी कि एक फूड चेन रेस्टोरेंट जिनका की मेन प्रोडक्ट ही फूड है, उनकी 80% रेवेन्यू किसी और चीज़ से आ रही है। वो क्या है? एक्चुअली द मेन थिंग इज, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैकडोनल्ड्स की। मैकडोनल्ड्स का जो 80% ऑफ द रेवेन्यू है वो बर्गर, फ्रेंच फ्राइज या फिर कोक से नहीं आ रहा है। उनका जो मेन रेवेन्यू है वो है रेंटेड लैंड। यानी कि आप मैकडोनल्ड्स देखते हो, आप उसके बर्गर देखते हो, उसकी फ्रेंच फ्राइज को देखते हो, लेकिन उसकी जो ईंट है, दीवार है, यानी कि वो जिस लैंड पे खड़ा हुआ है उस लैंड को ओन करता है खुद मैकडोनल्ड्स। तो बेसिकली मॉडल यही है कि मैकडोनल्ड्स अपनी फ्रेंचाइजी देने से पहले वो एक लैंड को एक्वायर करता है। यानी कि वो जिस किसी भी लैंड को एक्वायर करता है उसी के ऊपर वो मैकडोनल्ड्स बनेगा। तो अब उसमें प्रॉफिट या लॉस का बात ही खत्म हो जाती है। पता है क्यों? चाहे कोई भी फ्रेंचाइजी ओनर हो, वो उस फ्रेंचाइजी के ओनर अपने लाइक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज सेल करे या ना करे, उससे उनको रेवेन्यू मिले या ना मिले, लेकिन उसको उसका रेंट तो ओनर को लाइक फ्रेंचाइजी को देना ही पड़ता है, यानी कि मैकडोनल्ड्स को। तो अगर वो मैकडोनल्ड्स को रेंट पे कर रहा है, और तो और ऑब्वियसली बात है कोई भी फ्रेंचाइजी ओनर ऐसा नहीं करेगा कि भाई उसने फ्रेंचाइजी लेके रख दी और ऐसा कुछ वो उसमें सेल करेगा ही, तो उसकी रॉयल्टी भी मैकडोनल्ड्स को जाती है। तो इस प्रकार से ही एक फूड चेन रेस्टोरेंट है जो कि सक्सेसफुल बन पाता है। और हमारे यहाँ पे लोग लगे पड़े हैं कि भाई हम यूनिक प्रोडक्ट बना देंगे, हम लोग कुछ अच्छा खाना बना देंगे, प्रोडक्ट यानी कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट दे देंगे, उससे कि हमारा एक फूड चेन रेस्टोरेंट जो अच्छा बन जाएगा, बड़ी ब्रांड बन जाएगी। पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी निकालना एक कोई लाइक बिजनेस शुरू करने जैसा नहीं है कि भाई मैंने लाख रुपए डाले, मैंने बिजनेस शुरू किया कर दिया, अब मुझे अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, ये कोई लाइक स्टॉक मार्केट जैसा नहीं है कि भाई आपने किसी और से देखा कि हाँ भाई ये अच्छा है, कोई एक्सपीरियंस आदमी से आपसे सीखा और आपने पैसा डाल दिया और बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको सोचना पड़ता है। कोई भी ऐसी जैसे कि अगर मैकडोनल्ड्स है या फिर कोई बर्गर किंग है, ये लोग एक बड़ी बड़ी फूड चेन रेस्टोरेंट है, तो वो कैसे बनी उस पर आपको स्टडी करनी पड़ती है। आपको बस ऐसा ही है कि भाई हाँ मेरे हाथ में अभी यूनिक प्रोडक्ट है तो मैं इसको बना दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो मैं मैकडोनल्ड की स्टोरी पे आता हूँ कि मैकडोनल्ड की स्टोरी क्या है। तो शुरुआत हुई थी लाइक 1950s में, जब मैकडोनल्ड्स लाइक दो भाई थे, दोनों ने एक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस स्टार्ट किया था। और इस बिजनेस में उनकी यूनिक थिंग यही थी, उनको प्रोडक्ट्स उनके पास यूनिक नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी था, वो बर्गर और फ्रेंच फ्राइज सब बेच रहे थे। उन्होंने कुछ नया सोचा। क्या सोचा? तो उन्होंने देखा कि जो नॉर्मल रेस्टोरेंट बिजनेस है वो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, और प्लस उनके जो प्रोडक्ट्स है, उनकी जो खाने की चीज़ है, वो उसको खाने के लिए हमें एक स्पेसिफिक जगह चाहिए रहती है। जैसे कि किसी कार के अंदर हम लोग खा सकते हैं क्योंकि उसके पास प्लेट्स आती थी, तो प्लेट्स को कंटेन करके हम लोग सिर्फ गाड़ी में खा सकते हैं, कहीं बाहर नहीं खा सकते, या फिर घर पे खा सकते हैं। तो मैकडोनल्ड्स जो है उन्होंने इस आइडिया को टैकल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक आइडिया निकाला जो कि था लाइक ईट एनीवेयर। वो लोग एक पेपर बैग के अंदर वो बर्गर और फ्राइज और कोक सब कुछ देते थे। तो उससे क्या होता था कि वो लोग जो कस्टमर को सर्व करते थे वो कस्टमर कहीं पे भी खा सकता था। आप चाहे पार्क में हो, आप रास्ते में चल रहे हो, फिर भी आप वो बर्गर खा सकते हो। सो ये चीज़ जो है वो उन्होंने इन्वेंट की। और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो कि दूसरी प्रॉब्लम थी वो था स्पीड। यानी कि अगर कोई एक नॉर्मल बर्गर किसी रेस्टोरेंट में आप जाओगे तो नॉर्मल बर्गर या फ्रेंच फ्राइज और कोक को आने में वहाँ पे 15-20 मिनट लगते थे, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने अपने किचन को इस तरह से मॉडिफाइड किया, उस तरह से उसका मैकेनिज्म बैठाया जैसे कि किसी फैक्ट्री के अंदर मजदूर। हाँ, ये सुनने में काफ़ी आपको एक ताजुब लग रहा होगा कि फैक्ट्री, मजदूर और खाने का क्या रिलेशन, लेकिन है उन्होंने ऐसा किचन बनाया कि जो कि उसका मैकेनिज्म ही ऐसा था कि भाई यहाँ से उन्होंने ऑर्डर दिया, आपको 2 मिनट के अंदर तो वो खाना आ भी जाएगा आपके पास। वो कैसे करते थे वो उसका अलग लाइक ये वीडियो में आप देख सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक मूवी बन चुकी है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि वो कैसे लाइक उनका मैकेनिज्म वर्क करता है। लेकिन फिर भी वो लोग प्रॉफिटेबली लाइक प्रॉपर प्रॉफिटेबल नहीं थे, क्योंकि
यहाँ पे हमारे लाइक यहाँ पे एंट्री होती है एक हीरो की, जिससे कि मैकडोनल्ड्स को प्रॉफिटेबल बनाया, लेकिन ऑल्सो जिससे कि मैकडोनल्ड्स को अपने ओरिजिनल ओनर से भी छीना। तो मैं सो एज इन उसको एंटी हीरो ही काउंट करूंगा। लेकिन जब रे रॉक जाता है इस मैकडोनल्ड्स में, क्योंकि रे रॉक जो है वो 52 ईयर का एक लाइक ओल्ड इंसान है, जो कि सेल्समैन है मिल्क शेक की मशीन का, जो यूजुअली मिल्क शेक की मशीन बेचता है लाइक घर घर जाके, और उसको कभी इतना लाइक बड़ा ऑर्डर साथ में नहीं मिला था। उसको एक मैकडोनल्ड्स के ब्रदर से कांटेक्ट किया और उसने 8 मिल्क शेक की मशीनें ऑर्डर की। तो ये शौक में आएगा कि भाई 8 मैकडोनल्ड्स की लाइक 8 मिल्क शेक की मशीन मैकडोनल्ड्स को क्यों चाहिए। तो ये लोग तो वो वहाँ पे देखने चला गया, वो डिलीवरी करने के लिए खुद गया और उसने देखा, तभी वो देख के शॉक हो गया। एक लंबी सी लाइन लगी हुई है, इतनी सारी डिमांड है कि लाइक लोग लाइन लगा के लाइक खड़े हैं सिर्फ उनके बर्गर के लिए। वो क्यों है वो उन्होंने सोचा, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ नोटिस की कि कोई भी बंदा 2 मिनट से ज़्यादा वहाँ पे खड़ा ही नहीं रहा, मतलब 2 मिनट से ज़्यादा वो लाइन में खड़ा रह रहा है। यानी कि वो एज इन अपने काउंटर पे गया, 2 मिनट भी नहीं लगती उसका कि उसका बर्गर मिल जाता है। ऐसा क्या है? तो उसको लगा कि शायद टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिर वो सोचता है अगर ऐसा होता तो फिर ये लाइन लंबी लाइन लगती नहीं। तो वो भी खड़ा रह गया लंबी लाइन के अंदर। उसने लाइक ऑर्डर किया, 2 मिनट के अंदर आया जैसे कि। तो यहाँ पे उसने ये लाइक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खाया, उसको लगा कि इसमें पोटेंशियल है, ये बिजनेस बड़ा बन सकता है। तो उसने जो है मैकडोनल्ड्स ब्रदर के साथ बात की और डील क्लोज करी। हालांकि इनिशियली उसका जो लाइक परसेंटेज था वो काफ़ी कम था, और उसमें से भी प्रॉफिट में से उनको मैकडोनल्ड्स ब्रदर को देना पड़ता था। तो सिंपल सी बात है, इसमें वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल पाया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिर्फ और सिर्फ फूड बेच के लाइक जो है प्रॉफिटेबिलिटी निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे एक और पर्सन की एंट्री होती है, जो होता है फाइनेंसर उस रे रॉक का। तो रे रॉक के फाइनेंसर ने उसको एक एडवाइस दी कि ये फूड चेन की आप इसको फूड चेन की बिजनेस की तरह ना देखें, आप इसको एज इन रेंटेड इनकम के लिए लैंड तो रियल एस्टेट की तरह आप देखें। यानी कि मेरे को बोलने में गलती हो रही है, लेकिन आप इसको एज अ रियल एस्टेट बिजनेस की तरह देखें तो इसमें से अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी निकल सकती है। रे रॉक ने ये आइडिया को काफ़ी डीपली स्टडी किया और सोचा, और फिर उसने उस पर काम चालू किया। अब मैकडोनल्ड्स क्या करता था बेसिकली, मैं आपको अभी उनका आइडिया समझाता हूँ कि आइडिया क्या है। सिंपली समझ लो आप मैकडोनल्ड्स के ओनर हो, फ्रेंचाइजी ओनर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली आप रे रॉक की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे तुम जो हो वो रे रॉक हो, और तुम क्या करोगे, तुम अपनी फ्रेंचाइजी को सेल करोगे किसी ऐसे बंदे को जिसको कि वो फ्रेंचाइजी खरीदनी है, लेकिन उससे एक और कॉन्ट्रैक्ट लोगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट है वो, कि वो जो लैंड है लाइक मैकडोनल्ड्स के लिए जो लैंड है जिसमें वो मैकडोनल्ड्स बनाएगा, वो लैंड वो कहीं और से नहीं बल्कि खुद मैकडोनल्ड्स से ही लेगा। मैकडोनल्ड्स उसको प्रोवाइड करेगी कि यही लैंड है, तुम्हें यहीं पे बनाना है। और ऐसा नहीं कि लाइक किसी भी लोकेशन पे, मैकडोनल्ड्स जो है वो प्राइम लोकेशन चूज करता है, जिससे कि दूसरी चीज होती थी क्या, कि उसको रेंट तो मिल ही रहा था, फ्रेंचाइजी ओनर उसको रेंट दे रहा था। दूसरी चीज क्या होती थी कि वो जमीन के भाव भी बढ़ते थे क्योंकि वो प्राइम लोकेशन पे है। तो एक तो उसको रॉयल्टी से भी फीस मिल रही थी, दूसरी वो रेंट भी ले रहा था फ्रेंचाइजी ओनर से, और तीसरी उसकी जो लैंड है उसका प्राइस भी बढ़ रहा था। और मोस्टली केसेस में आगे जाके यही होता था कि जो मैकडोनल्ड्स के फ्रेंचाइजी ओनर्स है, अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाते हैं तो आगे जाके जितने टाइम की लीज है वो मैकडोनल्ड्स से खुद ही खरीद लेते थे, तो उसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी निकलती थी। तो अगर आप देखो तो हर जगह से भी उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर तुम रे रॉक हो तो तुमने फ्रेंचाइजी सेल की, तुमने लैंड भी उसको रेंट पे दे दी। अब तुम्हारे पास क्या आ रहा है, मैंने जैसे कि बताया, तुम्हारे पास बर्गर और फ्रेंच फ्राइज से इनकम आ रही है। हु नोस, आई मीन उसकी ऑडिट होती होगी, लेकिन उसको सिर्फ 15 या 20% लाइक 15 या 20% उसको प्रॉफिटेबिलिटी निकलती होगी सिर्फ बर्गर और फ्रेंच फ्राइज से। वो भी कई सारे केसेस में तो ब्रेक इवन भी नहीं हो पाता है। उनकी मेन इनकम है रियल एस्टेट। तो अगर हम लोग बेसिकली रूल्स को देखें तो कोई भी बिजनेस को लाइक ब्रेक थ्रू करने के लिए आपको कोई यूनिक प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई लाइक हाँ यूनिक प्रोडक्ट से बिजनेस नहीं बनता, बहुत सारे लोगों ने बनाया। लेकिन मैं अगर स्पेसिफिकली फूड चेन रेस्टोरेंट की बात करूँ तो इस बिजनेस को जितना कि मैंने स्टडी किया है, क्योंकि मैं भी लाइक हूँ एक अटैच एक फूड चेन रेस्टोरेंट के साथ, तो लाइक यहाँ पे नहीं, वो यूके में है। और अगर मैं बात करूँ तो मेन चीज़ यही है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए कोई भी बिजनेस के अंदर उसको यूनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा आपको फोकस करना होता है उसके लाइक बेसिक पे, कि इसके अंदर ऐसा मैं क्या करूँ कि इसको हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाए।
मुझे पता है ये मैं वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि बिजनेस का अंतिम एट द एंड जो लोग देखते हैं वो देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। अगर वो नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस 1 साल 2 साल 3 साल में बंद हो जाता है। और ऐसा कई सारे लोगों के साथ हुआ होगा। हु नोस कि अगर आपने पास्ट में कुछ किया हो फूड के अंदर और आपको अभी ऐसा हुआ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल देख के तौर पर बता रहा था। तो अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, कुछ सीख मिली, अगर आपको भी ये वीडियो में मज़ा आया, ये मेरा पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन अब से मैं शुरू करने वाला हूँ। आने वाले टाइम में बहुत सारी मैं केस स्टडीज लेके आने वाला हूँ, बहुत सारे बिजनेसेस के ऊपर, ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड चेन के ऊपर, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हो गए जिसपे कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज केस स्टडीज में ला रहा हूँ। तो उसके लिए फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जान पाए कि भाई कैसे प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है किसी भी बिजनेस के अंदर से। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।